नदियों के अलावा सभ्यता जो है वो कहाँ विकसित होती है? पहला आधार हमारे पास आ गया नदियां। दूसरा आधार क्या लोगे बसने के लिए, सभ्यता को विकसित होने के लिए? क्या होगा? दूसरा आधार क्या है भाई? अपवाद स्वरूप हमें उसका उल्लेख भी मिलता है। हमें लगभग सभ्यताएं कहाँ विकसित मिलती है? नदियों के किनारे। लेकिन कुछ सभ्यताएं ऐसी है जो नदियों के किनारे विकसित नहीं है। वो कहाँ विकसित है? पहाड़ों की तलहटी में। कहाँ विकसित है? पहाड़ों की तलहटी में विकसित है। तो पहला कि वो हमें कहाँ मिलेगी? नदियों के किनारे। और दूसरा, या फिर वो कहाँ है? पहाड़ों की या पर्वतों की तलहटी में विकसित होगी। क्योंकि पहाड़ों से भी हमें क्या मिलता है? जल मिलता है। कैसे? क्योंकि पहाड़ों से ही तो नदियों का उद्गम होता है और वो ऊपर से नीचे आती है। इस प्रकार दो स्थानों से हमें सभ्यताओं का उल्लेख मिलता है। अब भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता हो गई? सिंधु घाटी सभ्यता। अब इस सभ्यता को कौन से काल में रखेंगे भाई? जब हम काल विभाजन करेंगे तब सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल में रखेंगे? कौन से काल में? भाई इतिहास को पढ़ते हैं शुरू से, जहां मानव के द्वारा न तो लिखना सीखा और न ही पढ़ना सीखा। वो काल क्या कहलाया? ईशा पूर्व ऐतिहासिक काल। इसको हम ये भी कह दें, पाषाण काल भी कह दोगे? भाई यहां मानव कुछ नहीं सीखा, मानव लिखना नहीं सीखा, पढ़ना नहीं सीखा, तो वो काल क्या है? पत्थरों का काल है। इसलिए वो काल क्या कहलाया? पाषाण काल कहलाया। फिर दूसरा काल कौन सा आ गया? प्राक ऐतिहासिक काल। अब इस काल में क्या हुआ? हाँ, इस काल में क्या हुआ कि यहाँ तो मानव कोई क्रिया नहीं कर रहा, लेकिन इसके अंतिम यानी नव पाषाण काल में उसने जो है थोड़े थोड़े विकास करने प्रारंभ कर दिए। और प्राग ऐतिहासिक काल में आते आते वह पढ़ना और लिखना दोनों सीख गया, लेकिन फिर भी जो है उसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। वो तो समझ रहा है, लेकिन हमने उसकी लिपि को क्या नहीं किया? समझ नहीं पाए। हम तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि इस काल में व्यक्ति पढ़ना लिखना सीख गया, लेकिन लिपि का ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं था, क्योंकि जिस लिपि में उन्होंने लिखा उसको पढ़ा नहीं जा सका। और लिपि को पढ़ने के लिए आवश्यक क्या होता है? लिपि को पढ़ने के लिए आवश्यक क्या होता है? लिपि में क्या होते हैं? आप जब देवनागरी लिपि को पढ़ोगे तो उससे पहले आपको क्या है जानना कि भाई उस लिपि में कोई ना कोई स्वर होंगे, कोई ना कोई व्यंजन होंगे, तभी तो आप पढ़ना प्रारंभ करोगे। लेकिन प्राग ऐतिहासिक काल में जो है लिखा गया है उसको पढ़ा नहीं जा सका। क्यों? क्योंकि ये अनुमान ही नहीं लगाया जा सका कि क्या कितने स्वर है और कितने व्यंजन है। और जब हमें ये ज्ञात नहीं है तो हम कैसे पढ़ेंगे लिपि को? पढ़ने के लिए आवश्यक क्या है हमें? स्वर और व्यंजन। क्या स्वर और व्यंजन के बिना आप लिपि को पढ़ सकते हो? कौन पढ़ेगा स्वर और व्यंजन के बिना? स्वर और व्यंजन के बिना कौन पढ़ेगा?
कोई नहीं पढ़ेगा। वही बात यहाँ हुई। और इस प्राग ऐतिहासिक काल में हम किसको रखेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता को, जहां लिखना भी हो गया, दोनों क्रिया हो गई, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए, कितना ही प्रयास कर लिया। फिर आता है तीसरा काल, जिसको ऐतिहासिक या आधुनिक काल कहा जाता है, जहां पर लिपि को भी पढ़ा गया। हमें जो साक्ष्य मिले हैं उनको हम पढ़ पाए। जैसे जनपद काल, महाजनपद काल आता है, तो उनके बारे में हमें जो लिखित अवशेष मिलते हैं और हमने उसको क्या किया? पढ़ लिया। तो वो क्या हो गया? आधुनिक या ऐतिहासिक काल हो गया। आधुनिक काल। तो काल को कितने रूपों में बांट दिया हमने? 3 रूपों में बांट दिया। एक तो हमारा पाषाण काल, दूसरा हमारा आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा हमारा ऐतिहासिक या आधुनिक काल, जो कब से है? इस जो महाजनपद काल है, उस काल में पढ़ना और लिखना क्रिया जो है वो प्रारंभ हो चुकी थी, जिसको आसानी से बाद में हमने भी पढ़ लिया। पढ़ना लिखना यहाँ भी है, मानव ने यहाँ कर लिया, लेकिन हम उस अवशेषों को पढ़ नहीं पाए। और यहाँ मानव के द्वारा पढ़ना लिखना हो गया, लेकिन हमने क्या किया? उनके जो अवशेष प्राप्त हुए, उन अवशेषों को हमने पढ़ना सीख लिया। तो ये 3 काल हो गए। अब हमें राजस्थान की सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। राजस्थान में प्रमुख रूप से कौन सी सभ्यताएं हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही हम लेते हैं। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, और उसी का एक भाग आता है राजस्थान में कालीबंगा। इसी का एक स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। अब हमने क्या कहा? कोई सभ्यता, कोई भी सभ्यता हो, कोई अपवाद स्वरूप पहाड़ों की क्या होगी? तलहटी में विकसित होगी। और सारी की सारी सभ्यता कहाँ विकसित होगी? नदियों की किनारा। तो यहाँ पर कालीबंगा भी जो है वो नदी के किनारे विकसित हुई। तो ये किस नदी के किनारे विकसित हुई? घग्गर। घग्गर किसके अवशेषों पर बहती है? किस रूप में बहती है? घग्गर नदी किस रूप में बहती है? भाई सरस्वती अवशेष, सरस्वती नदी के अवशेषों पर बहती है। कैसे? कि जब प्राचीन समय की बात करें तो यहाँ हमारे पास सरस्वती नदी बह रही है, और यहाँ पर हमारी प्राचीन नदी है दृष्टवती नदी। एक तो हमारे पास कौन सी आई? सरस्वती नदी। दूसरी हमारे पास कौन सी आई? दृष्टवती नदी। इन दोनों नदियों के बीच में बहने वाली नदी कौन सी थी? घग्गर। जो किस रूप में था? बह रही थी नाले के रूप में बह रही थी। जब कालांतर में सरस्वती नदी का विलोप हुआ, तो इस नदी ने किस नदी का स्थान ग्रहण कर लिया? सरस्वती नदी का स्थान ग्रहण कर लिया। इसलिए कहते हैं कि घग्गर नदी जो है सरस्वती नदी के अवशेषों पर बहती है। तो ये सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। अब इसका शब्द लेते हैं। इसका नाम क्या है? कालीबंगा। अब कालीबंगा जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। काली धन बंगा। काली का अर्थ होता है काला रंग, काला रंग। बंगा का अर्थ होता है चूड़िया।
और इस प्रकार कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। अब इसको काले रंग की चूड़ियां ही क्यों कहा? हाँ, और इसको काले रंग की चूड़ियां ही क्यों कहा? हमने कहा काली धन बंगा, काला रंग, और इसका चूड़िया, बंगा का अर्थ क्या हुआ? चूड़िया। बंगा शब्द जो है पंजाबी भाषा का है, और पंजाबी भाषा में चूड़ियों को क्या कहते हैं? बंगा कहते हैं। इसलिए इसका नाम क्या हुआ? काले रंग की चूड़िया। अब काले रंग की चूड़िया हो गई कालीबंगा। दूसरा कि ये बंगा शब्द पंजाबी का है, और दूसरा क्या है? यहाँ से हमें जो है काले रंग की क्या मिली है? चूड़ियों की प्राप्ति हुई है। संपूर्ण रंग उसका काला नहीं है। राख वाला रंग देखा कभी? उस रंग में से रंगी हुई क्या मिली है? हमें चूड़ियां मिली है। इसलिए इसको क्या कहा गया है? काले रंग की चूड़ियां कहा गया। ये तो हमने कर लिया इसका शाब्दिक अर्थ। अब बात करते हैं इसके उपनाम की। इसका उपनाम क्या है? कालीबंगा को जो है दीनहीन बस्ती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीनहीन बस्ती, दीनहीन बस्ती। अब दीनहीन बस्ती क्यों कहते हैं? हाँ, दीनहीन बस्ती क्यों कहते हैं? जब हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं तो सिंधु घाटी के जो स्थल है उन स्थलों में मुख्य रूप से जो है पक्की ईंटों का काम किया गया है। किन ईंटों का प्रयोग किया गया है? पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। लेकिन लेकिन कालीबंगा में पक्की ईंटों की बजाय कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। कैसी ईंटों का? कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। परिणाम स्वरूप इसको क्या कहा गया? दीनहीन बस्ती कहा गया। जबकि संपूर्ण सभ्यता में हमें अवशेष के रूप में क्या मिलता है? पक्की ईंटें मिलती है। लेकिन कालीबंगा में हमें अवशेष के रूप में क्या मिली है? कच्ची ईंटें मिली है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? दीनहीन बस्ती पड़ गया। अब कालीबंगा को सर्वप्रथम जो है वो खोजा किसने? सर्वप्रथम इसको खोजा जो है, इसको इसकी ओर ध्यान आकर्षित करने वाला व्यक्ति था तेसी तोरी। तेसी तोरी। और खोज करता कौन है? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। तेसी तोरी। तेसी तोरी ने कहा यहाँ कुछ है। जब यह इस स्थल पर आया तब इसको लगा यहाँ कुछ है, लेकिन इसको ये विश्वास नहीं था कि यहाँ किसी न किसी सभ्यता के क्या है? अवशेष है। जब अमलानंद घोष 1952-53 में आया तब उसको ज्ञात हुआ कि यहाँ पर किसी न किसी सभ्यता के अवशेष है। तो ध्यान आकर्षित किसने कर लिया? खोजकर्ता कौन हो गया? अमलानंद घोष हो गया। अब खोज कर ली, खोज करोगे तो अब खोदना भी पड़ेगा। अब खोजा है, खोजने के बाद में अब हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पर सोना है। आप क्या करोगे? क्या करोगे? अभी कह दे कि यहाँ पर सोना है तो आप क्या करोगे?
खोदने लग जाओगे। उसी प्रकार जब अमलानंद घोष ने कहा कि यहाँ कोई ना कोई सभ्यता के अवशेष है, तो आगे चलकर इसी स्थल पर खुदाई प्रारंभ हो गई। पहले तो बनाया गया दल और उसके बाद में क्या की गई, खुदाई की गई। 1961-69 के मध्य जो है खुदाई की गई। खुदाई करने वाले कौन थे? हाँ, खुदाई करता कौन थे? यानी उन खुदाई करता वालों को क्या कहेंगे? उत्खनन करता भी कहेंगे। भाई पुरातात्विक विभाग है तो उसका नाम भी हम उसी के हिसाब से रख लें, उत्खनन करता। अब उत्खनन करता कौन है? हाँ, बी लाल व बी के थापर। MD खर्रे के वी जोशी। इन व्यक्तियों के द्वारा कालीबंगा सभ्यता का, कालीबंगा का क्या किया गया? उत्खनन कार्य किया गया। अब उत्खनन में प्राप्त क्या हुआ? भाई खुद गया, खुदाई हो गई, अब मिला क्या यहां से? हाँ, और और हम्म हम्म तो खोदा तो है, लेकिन खुदाई कहाँ करोगे? पहले वो तो समझो। खुदाई में मिल गए, सही बात कर रहे हैं आप, जुते हुए खेत भी मिल गए आपके, और क्या बोला, अग्नि वेदिकाएं मिल गई। लेकिन सबसे पहले आपको जुते हुए खेत मिले क्या? उससे पहले आपने किसी न किसी टिल्ले को खोदा है, और उनकी खुदाई के बाद में तो हुआ है। भाई सिंधु घाटी सभ्यता को खोदा, कैसे खोदा? भाई जब रेल कार्य प्रारंभ हुआ तब खुदाई के दौरान क्या निकले? नीचे से ईंट पत्थर वगैरह निकले। तो कुछ ने सोचा कि ऐसे ही है, मलबा है, डाल लो रेल बनाने में। फिर बाद में कहा नहीं नहीं, यहाँ तो कोई सभ्यता है। और उस प्रकार जब उसकी खुदाई की गई तो हमें एक प्राचीन सभ्यता मिल गई। उसको क्या कहा हमने? सिंधु घाटी सभ्यता का। उसी प्रकार इस स्थल को भी खोदा गया। यहाँ पर भी टीलों की खुदाई की गई। यहाँ से हमें 2 टीले प्राप्त हुए। कितने? 2 टीले। एक पूर्व में टीला था, एक पश्चिम में टीला था। पूर्व का टीला जो था वो बड़ा था, और पश्चिम का टीला जो था वो छोटा था। यानी नगर और गढ़ी कहलाए ये। अब इसके बाद हमें क्या प्राप्त हुए? उत्खनन में खोदते खोदते जो है सामग्री प्राप्त होती गई। तो पहले यहाँ पर क्या की गई? 2 टीलों की खुदाई की गई, जो एक दिशा में था पूर्व और एक दिशा थी उसकी पश्चिम। अब अंतर क्या है? जब राजस्थान को हम पूर्व और पश्चिम में देखते हैं तो अंतर क्या आता है? राजस्थान को जब हम पूर्व और पश्चिम में देखते हैं तब अंतर क्या आता है? आकार नहीं बदलता, आकार बढ़ता है ना। पश्चिम में जाओगे तो आकार कैसा होगा? भाई ये हमारा राजस्थान है, ये तो यहाँ आकार कैसा है? बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको छोड़कर पूर्व की ओर जाएंगे तो यहाँ आकार क्या है?
छोटा नहीं है, यहाँ जिले छोटे के छोटे 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 बनते हुए ऐसे आ जाएंगे, आएंगे ना। तो यहाँ क्या है, आकार बढ़ गया, और यहाँ क्या है, आकार छोटा हो गया। लेकिन जब हम कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा में दिशा जो है वो बदल गई। पूर्व जो है राजस्थान का छोटा है और ये क्या हो गया, बड़ा, और पश्चिम राजस्थान का बड़ा है और ये क्या हो गया, छोटा। इतना ही अंतर है ना, और अंतर दिखाई दे रहा है। दिशा तो दोनों की वही है, लेकिन जब आकार देखते हैं तो राजस्थान के पश्चिम का आकार क्या है, बड़ा, पूर्व का आकार कैसा है, छोटा। लेकिन जब कालीबंगा में जाएंगे तो आकार उल्टा हो जाएगा। आपको क्या करना है, पश्चिम का पूर्व, पूर्व का पश्चिम करना है। अब पश्चिम हो गया हमारा छोटा और पूर्व हो गया हमारा बड़ा। इस प्रकार दो टीलों की खुदाई की गई। अब इससे खुदा क्या मिला, कितनी संस्कृतियों के अवशेष मिले। जब हमने इनको खोदा तो कितनी संस्कृतियां मिली हमें। संस्कृतियां यानी सभ्यता, संस्कृति यानी सभ्यता। भाई हम हमेशा कहते हैं हम भारतीय संस्कृति हमारी, तो इसके मतलब भारत में निवास करने वाली जो संस्कृति है वो भारतीय संस्कृति हुई। तो यहाँ से हमें खुदाई में कितनी संस्कृतियों के अवशेष मिले, तीन। तीन, चलो तीन, और तीन के अलावा और भी मिली है क्या, तीन के अलावा कितनी संस्कृतियों के अवशेष मिले, सात। चलो एक ऑप्शन हमारे पास आया सात, और हाँ विक्रम कितना, 9। चलो एक ऑप्शन आ गया हमारे पास 9। अरे हमें संस्कृतियां तो 5 ही मिली है। संस्कृतियां कितनी मिली, 5 प्रकार की संस्कृतियां मिली। उनमें से हमें स्पष्ट जो है विवरण किनका मिलता है, 3 संस्कृतियों का मिलता है। तो विवरण हमें कितना मिला, 3 प्रकार की संस्कृतियों का विवरण मिला। अब वो 3 प्रकार की संस्कृतियां कौन सी थी, चलो तीनों कर लेते हैं। एक तो हमारी संस्कृति थी पूर्व हड़प्पा कालीन, पूर्व हड़प्पा कालीन, पहली संस्कृति जिसके हमने अवशेष देखे। दूसरी जो हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा कालीन, और तीसरी पर्वती हड़प्पा कालीन या उत्तर हड़प्पा कालीन, हड़प्पा कालीन, ये हो गया। अब पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति कौन सी है, पहले यहाँ आ जाते हैं फिर दोनों समझ लेते हैं। पूर्व हड़प्पा यानी हड़प्पा से पहले की जो संस्कृति है वो संस्कृति क्या कहलाती है, पूर्व हड़प्पा संस्कृति कहलाती है। और पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती संस्कृति जो है वो क्या कहलाती है, हड़प्पा के बाद में जो विकसित हुई, हड़प्पा के बाद में जो विकसित हुई वो संस्कृति क्या कहलाई, उत्तरवर्ती हड़प्पा कालीन संस्कृति कहलाई। तो 3 प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष मिले, पूर्वकालीन हड़प्पा, हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन। और हम किसको पढ़ रहे हैं, हड़प्पा कालीन, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला जो स्थल खोदा गया या खोजा गया वो कौन सा था, हड़प्पा था। हड़प्पा खोजे जाने के कारण इस संस्कृति का नाम क्या कर दिया गया, हड़प्पा संस्कृति कर दिया गया। और जब सिंधु घाटी, सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में हमें अन्य अवशेष प्राप्त हुए इसी सभ्यता के, तब हमने इसका सार्थक नाम क्या कर दिया, सिंधु घाटी सभ्यता कर दिया। क्योंकि जो हमें अवशेष मिले हैं वो सिंधु नदी की सहायक नदियों पर अवस्थित क्षेत्रों के अवशेष मिले हैं। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी बन गई, सिंधु बन गई।
इस कारण इसका नाम क्या कर दिया गया, सिंधु घाटी संस्कृति कर दिया। वरना हड़प्पा से तो एक ही स्थल का नाम हो रहा था, सिर्फ हड़प्पा का। तो जब हमें अनेक स्थल मिले और वो भी किसके किनारे, सिंधु नदी के किनारे, इसलिए उसका नाम क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता। अब अवशेष क्या मिले, अब बात करते हैं अवशेषों की। अवशेष क्या मिले कालीबंगा में। कालीबंगा में आपने कहा दोहरे जुते हुए खेत, तो कालीबंगा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, यहाँ से दोहरे जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गेहूं के साथ कपास जो है उसका भी क्या किया जाता था, खेती की जाती थी। दोहरे का अर्थ क्या होता है, एक साथ दो फसलें बोना। आजकल तो एक साथ 4 फसलें भी बो रहे हैं, 3 भी बो रहे हैं, लेकिन उस समय की बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी इतने विकसित थे कि वो एक साथ 2 फसलें बोने का भी कार्य कर रहे थे। ये भारत ही नहीं, विश्व का भी एकमात्र स्थल है जहां से हमें दोहरे जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए। यद्यपि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कोई हल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, लेकिन फिर भी हमें यहाँ दोहरे जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए। हमें कोई प्रमाण नहीं मिला हल का, हमें प्रमाण किसका मिला है, कुदाल का। किसका मिला है, कुदाल का मिला है। हमें हल का कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन फिर भी हमें साक्ष्य किसका मिल रहा है, दोहरे जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हो रहे। अब इसके अलावा हमें यहाँ से वृषभ की आकृति वाला खिलौना मिला है। वृषभ किसे कहते हैं, बैल। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता में आता है एक श्रृंगी बैल, एक सींग वाला, श्रृंगी यानी सींग, एक सींग वाला बैल। यह प्रमुखतः हमें हर स्थलों से प्राप्त हुआ है, तो हमें यहाँ पर भी प्राप्त हुआ। अब इसकी विशेषता क्या है भाई, हमें जो वृषभ की आकृति का खिलौना मिला है तो उसकी विशेषता क्या है, ये ऐसा बनाया गया है कि इसका जो धड़ है ऊपर वाला, उसको हम आसानी से हटाकर वापस लगा सकते हैं और वैसा का वैसा ही वो खिलौना बना रहेगा जैसा उसका पहले वर्ती आकार था। हो सकता है क्या, लेकिन यहाँ क्या है, इसकी विशेषता ये है कि इसका ऊपर वाला जो धड़ है उसको अलग करके हम रख सकते हैं और जब वापस जोड़ोगे तो उसी प्रकार की अवस्था में वापस आ जाएगा। इस खिलौने की विशेषता सर्वप्रमुख यह है। तो यहाँ से हमें क्या मिला है, वृषभ की आकृति का खिलौना प्राप्त हुआ। इसके अलावा यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, टोटल हमें यहाँ से 8 अग्नि वेदिकाएं मिली है, अग्नि वेदिका मिली है। प्रमुख रूप से तो 7 अग्नि वेदिकाएं जो है, 7 अग्नि वेदिकाएं एक ही पंक्ति में मिली है। भाई 7 अग्नि वेदिकाएं जो है वो हमें एक ही पंक्ति में मिली है, और 8वीं जो अग्नि वेदिका है वो हमें ऊपर चबूतरे पर बनी हुई है, ऊंचे चबूतरे पर मिली है। इस प्रकार टोटल अग्नि वेदिकाएं कितनी हो गई, 8। लेकिन एक साथ 8 नहीं है, एक साथ कितनी मिली हमें, 7, और 8वीं जो है वो ऊंचे चबूतरे पर बनी हुई है। अब अग्नि वेदिका कहते किसे है, हवन कुंड को। तो जब हमें अग्नि वेदिकाएं मिली है तो हमें इसके आसपास जानवरों की हड्डियों के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। अग्नि वेदिकाएं जहाँ से हमें प्राप्त हुई हैं वहाँ से
हमें जानवरों की हड्डियों के भी अवशेष प्राप्त हुए। इसका मतलब उस समय बलि दी जाती थी। उसका तात्पर्य क्या निकाला जाता है कि उस समय बलि दी जाती थी। किनकी? पशुओं की बलि दी जाती थी।